अब जरा बांग्लादेश की खबर आपको दे दें, जहां पिछले 48 घंटों में 3 घटनाएं हुई और इन तीनों घटनाओं से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। सबसे पहले शेख हसीना पर मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट हुआ। सामूहिक हत्या का आरोप लगाया गया और यह तय कर दिया गया कि हसीना अगर ढाका लौटी तो उनकी फांसी का रास्ता साफ है। लाइव टेलीकास्ट में जितना जिक्र शेख हसीना का था, उतना ही शेख मुजीब का भी था। कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और लगभग उसी वक्त शेख मुजीब की फोटो वाले नोट बदल दिए गए। नए नोट के साथ एक नया टका रिलीज हो गया और इसके ठीक बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने को हरी झंडी दे दी। कट्टरपंथियों की टोली का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। ढाका में यह सब जब हो रहा था, उसी के पैरेलल एक और इवेंट चल रहा था और इस इवेंट में यूनुस चीन के मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जियोपॉलिटिक्स के जानकार मानते हैं कि शेख हसीना को घेरने का यह सारा चक्रव्यूह दरअसल चीन ने ही रचा है, क्योंकि ढाका का रिमोट अब बीजिंग में है। और शेख हसीना के लिए सबसे बड़े खतरे की बात यह क्यों है, देखिए। क्या बांग्लादेश चीन के चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्या नेपाल जिनपिंग के ट्रैप में उलझ चुका है? क्या नेपाल और बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है? बांग्लादेश में नोट से शेख मुजीब की फोटो हट गई, नए नोट छप गए। शेख हसीना पर मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने वाली कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। चीन के बिजनेस डेलीगेशन की ढाका में एंट्री हो चुकी है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर बवाल मचा है। ओली और प्रचंड का पत्ता साफ करने की तैयारी चल रही है। नेपाल और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने जाल फेंक दिया है। बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर यूनुस चीन की गोद में बैठने के लिए छटपटा रहा है, तो कभी चाइना के लिए ढाका में रेड कारपेट बिछा रहा है। ढाका को फंसाने के लिए चीन ने यहां भी कर्ज वाला दांव चल दिया है। चीन ने बांग्लादेश को $2.87 बिलियन का नया कर्ज देने का ऐलान किया है। इस कर्ज के बदले यूनुस ने चीन के लिए हर दरवाजा खोल दिया है। बांग्लादेश के मार्केट में ड्रैगन की ओपन एंट्री कराई जा रही है। इस एंट्री के लिए ढाका में चीन के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की गई। इस समिट में यूनुस ने चीन की खूब खुशामद की। A couple of months ago, during my visit to Beijing, I requested President Xi Jinping to encourage Chinese companies to invest in Bangladesh as we envision turning our country into a manufacturing and economic hub of the region. I am honored that President Xi has followed up on his word. I didn't expect that it will happen so soon, so quickly, and such a high-powered delegation. जबकि सच ये है कि यूनुस बांग्लादेश को बुरी तरह चीन के जाल में फंसा रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को ही दांव पर लगा रहा है। कैसे, समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में चीन ने 7 से 8 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। बांग्लादेश पर चीन का पहले से $5.57 बिलियन का कर्ज है। $2.87 बिलियन का कर्ज मिलने के बाद यह रकम $8.44 बिलियन हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश चीन के बीच $5 अरब के अलग लोन पर बातचीत चल रही है। यूनुस जानता है, चीन को भी पता है कि बांग्लादेश ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान के जैसे ड्रैगन के जाल में बुरी तरह फंस जाएगा। इसी कर्ज के नाम पर चीन सालों तक ढाका को अपनी अंगुलियों पर नचाना चाहता है और यूनुस ने तो अभी से जिनपिंग के इशारों पर नाचना भी शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में चाइनीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी चल रही है। इस जोन में चीन की 30 कंपनी $1 बिलियन निवेश करेंगी। चीन बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को डेवलप करने जा रहा है। इसके लिए बांग्लादेश को $400 मिलियन का कर्ज अलग से दिया जाएगा।
यूनुस चीनी आकाओं के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। चीन को बिजनेस रूट देने के लिए उसने रखाइन कॉरिडोर तक को मंजूरी दे दी थी, जिसे सेना के विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा वो चीन को लालमोनिरहाट एयरबेस भी तोहफे में देना चाहता है। लालमोनिरहाट एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। कॉरिडोर से इसकी दूरी महज 100 किलोमीटर है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से इस बेस की दूरी 15 किलोमीटर है। सच बात यह है कि चीन बांग्लादेश को BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर वो अपना ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भी शुरू करना चाहता है। इसके लिए यूनुस चीन का हर ऑर्डर मान रहा है। बांग्लादेश की असल पहचान मिटाई जा रही है। कैसे, समझ लीजिए। ये बांग्लादेश का पुराना नोट है जिस पर शेख मुजीब की फोटो लगी है। मुजीब की निशानी मिटाने के लिए नोट बदल दिए गए। नए नोट मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, जिससे शेख मुजीब की फोटो हटा दी गई है। मुजीब की बेटी शेख हसीना की एंट्री भी बांग्लादेश में बंद करने की तैयारी हो गई है। शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है। चीनी आकाओं को खुश करने के लिए इस मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट किया गया। हियरिंग के दौरान वकील के निशाने पर शेख हसीना से ज्यादा शेख मुजीब रहे, उनकी निशानी रही। যেহেতু আওয়ামী লীগ মনে করে যে শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার একক কারিগর এবং তাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ধরনের পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে চিত্রিত করে শেখ মুজিবের কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনাকে জাতির অভিভাবক রূপে উপস্থাপন করা হয়। শেখ হাসিনা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ করা হয়। শেখ পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ আইন, শেখ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনাকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন, যে কোনো মাধ্যমে শেখ পরিবারের জন্য অবমাননাকর বিবেচিত হতে পারে এমন বক্তব্য বা লেখা নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চরম অবমাননা করে এক ধরনের ব্যক্তি তথা পরিবার কেন্দ্রিক স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করা হয়। এমনকি সংবিধান সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নিজের ছবি সরকারি সহ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনপূর্বক ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য করা হয়। সারা দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অপব্যয় করে শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল, মূর্তি এবং প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। শেখ মুজিবকে দেবতা স্বরূপ পূজনীয় রূপে কোমলমতি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিবের জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী সহ বিভিন্ন দিবস পালনে বাধ্য করা। हसीना के जाते ही शेख मुजीब के हत्यारों को खुली छूट दे दी गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले जियाउर रहमान को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। शेख मुजीब और उसके परिवार को सबसे बड़ा विलेन बनाया जा रहा है। देखिए একজন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে 4 বছর রাষ্ট্র শাসন করার পর মৃত্যুর পর দেখা যায় তার একটা বাড়ি নেই, ব্যাংকে কোনো টাকা নেই, তার 4টি ভাই ছিল, কারো নাম আমরা জানি না। সুতরাং এই ধরনের একজন ব্যক্তি পারে বাংলাদেশকে এই অন্ধকারের আবর্ত থেকে ঠেলে আলোর পথে নিয়ে যেতে। 71-এ আমরা সবাই তরুণ ছিলাম, স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্ন ছিল একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। সেই স্বপ্ন ছিল এমন একটি দেশ যেখানে বৈষম্য থাকবে না। আমরা ভাই ভাই হয়ে একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দলমত নির্বিশেষে একটি সুন্দর বাংলাদেশে বসবাস করতে চাই। কিন্তু সেই বাংলাদেশ কেন পেলাম না আজকে 54 বছর পর? তার কারণ হলো যারা রাষ্ট্রযন্ত্রে নেতৃত্বে গিয়েছেন তারা কেবল নিজের ভাগ্য গড়েছেন, নিজ পরিবারের ভাগ্য গড়েছেন, বাংলাদেশের জনগণের কথা চিন্তা করার সময় তারা পান নাই। শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এত বড় নেতা বলেছেন যে আমি পেয়েছি চোরের খনি, যেদিকে তাকাই শুধু চোর। এই চোরদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন নাই। স্বজনপ্রীতিও তাকে গ্রাস করেছিল, কয়েকজন আত্মীয় স্বজন তার পুত্র। सच बात यह है कि यूनुस हर हाल में चीन और पाकिस्तान सपोर्टेड जमात इस्लामी को पावर मिलाना चाहता है। उसे पता है कि जमात अगर पावर में आई तो उसकी दुकान चलती रहेगी, पाकिस्तान और चीन का भी काम चलता रहेगा। इसलिए जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी से बैन हटा लिया गया, चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई है। হাইকোর্টের যে রায় ছিলেন এই রায়কে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং ইলেকশন কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য যে সকল ইস্যু ইলেকশন কমিশনের সামনে আছে বা আসবে সেগুলো যেন দ্রুতই নিষ্পত্তি করেন। আজকে
বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী তার নিবন্ধন ফিরে পেল এবং প্রতীকের ব্যাপারটিও ইলেকশন কমিশনের সামনে রেফার করা হলো আদার ইস্যু হিসেবে। ইলেকশন কমিশন রায়ের কপি পাওয়ার পরে অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই দুটো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিবেন এবং আমাদের প্রত্যাশা কার্যকর হোক, এটাই আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। पाकिस्तान की फौज के साथ इसके लोग नरसंहार में शामिल हुए थे, जिसके चलते इन लोगों को रजाकार कहा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 2018 में जमात का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, लेकिन शेख हसीना के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को रिहा कर दिया है। उसकी मौत की सजा रद्द कर दी है, जबकि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इसे 1971 में नरसंहार का दोषी माना था।